पावन रूप सुगंधित श्याम धूप। आज हमारे साथ हैं राज्य के मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी, और के न्यूज में रावत जी आपका बहुत स्वागत है। और एक आइडियल पीरियड आपके शासन को हो गया है, ग्रामीण प्रदेश पर आपका पहले दिन से ही फोकस रहा, तो क्या आप अपने आप को किस जगह पा रहे हैं, कितना आप अपने लक्ष्य में कामयाब हुए? आज मैं कह सकता हूं कि हम बहुत सही मार्ग की तरफ है। ये पहली बार है कि पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्रों में भी कुल रकबा बढ़ रहा है। जैसे पॉली हाउस सिस्टम, कंट्रोल कंडीशन में खेती के जो नए तरीके हैं उस तरफ लोग जा रहे हैं। आज किसानों के अंदर प्रतिस्पर्धा है इस बात की कि वो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाएं। और अब मैं कह सकता हूं कि वर्ष 2019 तक हम ग्रामीण क्षेत्रों से बेबसी के पलायन को रोक सकेंगे। जो ये अवसरविहीन पलायन है जिसमें आदमी गरीबी से यार 2 रोटी कहीं मिल जाए इसके लिए अपना गांव छोड़ रहा है, वो बेबसी मैं 2019 तक इसको रोक दूंगा। हमारे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट आदि को, सब कुछ चीजों को इंटीग्रेटेड अप्रोच विलेज डेवलपमेंट की, ग्रामीण विकास की जो हमने अपनाई है, तो उससे मैं कह सकता हूं कि 2022-23 तक हम इन क्षेत्रों को अवसर युक्त क्षेत्र में बदल रहे हैं। माइग्रेशन वाला एक विषय अभी आपकी बातचीत में आया, प्लान का। बेहतरी के लिए प्लान हो तो अच्छा है, लेकिन जो प्लान दूसरी वजह से हो रहा, उसकी 2 वजह खास मानी जाती है। एक तो ऊपर शिक्षकों का और चिकित्सकों का कम होना। शिक्षा में तो मैं समझता हूं कि इस साल अक्टूबर तक सब स्कूलों में प्रिंसिपल्स भी होंगे, मतलब 80% से ऊपर में, टीचर्स करीब करीब, प्राइमरी में हमने सब जगह टीचर्स पहुंचा दिए हैं। अब शिक्षा के में एक उभार आए उसके लिए हमने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। मेडिकल में आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमने अपने यहां इसका थोड़ा तोड़ निकाला है। एक तो हमने डॉक्टर्स को बेहतर कैरियर प्रोस्पेक्ट दे करके, जिसको लोकल भाषा में डीएसीपी उन्होंने नाम दिया है, उसके जरिए हम प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि वो 2-3 साल जो है पर्वतीय क्षेत्रों में सेवा करें। 2005 से मेरे साथ मुख्यमंत्री बनने तक कोई भर्ती नहीं हुई थी, डॉक्टर्स की नहीं, फार्मासिस्टों की नहीं। तो मैंने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा। मैंने इसीलिए मेडिकल भर्ती बोर्ड अलग बना दिया। अब कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और अब मेरा विचार यह है, जब से पहले हमने 50,000 रुपये का परिवार स्वास्थ्य बीमा रखा था, अब हमने 1,75,000 कर दिया है। तो इससे मेरा मानना है कि प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स को प्रोत्साहन मिलेगा, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर कुछ मेडिकल सेवाएं पर्वतीय क्षेत्रों में भी बढ़ेंगी, क्योंकि एश्योर्ड क्लाइंटेज मिल जाएगी उनको। पैसे के अभाव में दवाई नहीं मिल सके, डॉक्टर के दर्शन नहीं हो सके, ये नहीं रह गया। तो एक मेजर कंस्ट्रेंट जो रूरल क्षेत्रों में, ग्रामीण गरीबों के बीच में था कि साहब क्या करें, पैसा ही नहीं है, कैसे इलाज करवाएं, वो हमने दूर कर दिया है। तो राव जी, अभी आपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और बहुप्रतीक्षित था। बहुत दिनों से मीडिया को, दावेदारों को और चाहने वालों को बहुत लंबा इंतजार था, और उसके बाद अभी भी नाराजगी का आलम है। और ये राजनीति क्या यहाँ लोगों का संतोष और सेटिस्फेक्शन नहीं है, या अपनी महत्वाकांक्षाएं बहुत है? नहीं, नाराजगी ऐसा सच तो कहीं है नहीं, क्योंकि लोग जानते थे कि भाई ऑप्शन बहुत कम है और 2 ही लोग होने हैं। मगर रास्ता तो इसी से निकालना पड़ेगा ना। अब सबको तो एकोमोडेट नहीं किया जा सकता। मैंने ये काम किया है कि लोगों का उपयोग हो जाए, क्षमता का उपयोग हो जाए पार्टी के लिए, सरकार के लिए। उसमें मैंने ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए अवसर पैदा किए। लेकिन विभागों के आवंटन को लेकर के भी कुछ असंतोष है। जैसे कुछ वरिष्ठ मंत्रियों का कहना है कि पीडीएफ को कुछ हैवी कर दिया और जरूरत से ज्यादा विभागों का उधर अपना जाना, तो कांग्रेस के अपने लोगों को थोड़ा सा खल रहा है। कोई हमारा मंत्री ऐसा नहीं है जिस मंत्री को पहले से ज्यादा नहीं दिया गया है। तो 1-2 छूट गए, उनकी कसक है कहीं? नहीं, पहले से ज्यादा नहीं दिया गया। कोई नहीं है जिसका पहले से नहीं बढ़ाया गया है। जो उनके पास
ये उनका जो पुराने मंत्री हैं, ये उनका दूसरा अवतार है। तो जो पहले अवतार में उनके पास थे उससे ज्यादा उनको। लेकिन एक लॉजिक तो है, आपका तो बड़ा लंबा राजनीतिक अनुभव है। सोशल इंजीनियरिंग एक चीज है, कहीं वो कहीं लिखत पढ़त में है कि नहीं है, लेकिन है कहीं ना कहीं। केंद्र में भी जब मंत्रिमंडल बनता है, राज्यों में भी बनता है, तो क्षेत्र, समुदाय और हर समाज के प्रतिनिधित्व के लिए। अब देखिए, जैसे हरिद्वार से कोई मंत्री नहीं है, कुमाऊं में पर्वतीय क्षेत्र से कोई मंत्री नहीं है, और देहरादून से 3 है। हाँ, ये है, ये विरोधाभास जो है, वो स्थितियां ऐसी हैं कि कुछ तो सीनियरिटी का है, कुछ जो राजनीति के अंदर कई फैक्टर्स काम करते हैं, वो फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं। एक छोटा राज्य है, इसमें कोई मुख्यमंत्री इतना कंफर्टेबल नहीं हो सकता, और फिर हम एक साझी सरकार चला रहे, दूसरे के सहयोग से चला रहे, तो उसमें एक बड़ा हिस्सा हमको उनको देना पड़ा है। जब आप एक समझौता करते हैं तो आपको उस समझौते का पालन करना होता है। तो मुझे वो समझौता एक दस्तावेज के रूप में मिला है, मैं उसका केवल पालन भर कर रहा हूं जो है। मगर मुझे ये कमी जरूर खलती है कि एक व्यक्ति मैं मुस्लिम समुदाय से ले सकता मंत्रिमंडल में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारी परिस्थिति ये थी कि पहली बार जीते हुए व्यक्ति है, तो मैंने बल्कि लोगों से कहा कि मुसलमान भाइयों को एक लीडरशिप खड़ी करनी चाहिए धीरे धीरे। मैं 2002 से प्रयास कर रहा था, आज वो शिकायत नहीं रहती, मगर अवसर ही नहीं दिया लोगों ने, किसी को जिताया नहीं। यदि दूसरी बार के एमएलए होते, तीसरी बार उसके एमएलए होते तो अवसर मिल जाता जो है। और बाकी एससी के लिए हमारे उसमें है, और दूसरे वर्गों की भी जो है जो प्रतिनिधित्व वो भी अच्छा खासा है। मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र का संतुलन भी है। कुमाऊं और गढ़वाल के जिस बहुत संतुलन की बात कही जा रही है, वो संतुलन भी बहुत अच्छी तरीके से कायम किया गया है। यदि मुख्यमंत्री का पद कुमाऊं की तरफ है तो पार्टी अध्यक्ष गढ़वाल से है, और मंत्रिमंडल में ज्यादातर लोग गढ़वाल से है। यदि सीनियरिटी में इंदिरा हृदय जी, यशपाल जी कुमाऊं से आते हैं, तो संख्या बल में हमने यहाँ पर संतुलन बनाया है। तो कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ जिन परिस्थितियों में हमने मंत्रिमंडल बनाया है, उसमें हमारी कोशिश एक संतुलित कोशिश है। अभी ये प्रकरण एक नया दिल्ली में हुआ है राव जी, और अनारगल और दूसरी तरह के आरोप कि भाई हमें तो दबाव में उन्होंने कहा, इन्होंने कहा, और ये इनकी पृष्ठभूमि आपके सामने है ही है। सब चीजें जो पहले 2003 में हुई, 2005 में हुई, तो इस पे आपका क्या रुख है? देखिए, मैं इस पर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ऐसी चीजों पर टिप्पणी करना मेरे लिए कोई बहुत शोभाजनक है। मगर एक चीज जो है जरूर है, जो लोग कह रहे हैं कि साहब हमको फंसाने के लिए किया गया। भैया, इस समय तो चलो मुझ पर आरोप लगा दिया, 2002 में किस पर आरोप लगाओगे? और बार बार वही महिला क्यों तुमको फंसाने के लिए आ रही है? जो पहले तुमको फंसाने के लिए आई है, दूसरी बार भी वही क्यों फंसाने के लिए आ गई? तो ये क्या प्री प्लान लग रहा है आपको? नहीं, क्यों आ गई तो बताओ ना। या तो ये बताओ कि 2002 में भी जिन्होंने आज फंसाया है, उन्होंने पहले भी फंसाया है, 2003 जो भी है वो वर्ष हुए है, और वही महिला के साथ संयोग क्यों बन रहा है? और ये विचित्र सी बात है कि पहले सब कुछ इसी तर्ज पर आरोप लगाए गए, और फिर इसी तर्ज पर जो है वो भाई बन गए, पिता बन गए,
और आज भी पहले आरोप लगाए गए और फिर जो है आरोप वापस हो गए और वो पिता तुल्य हो गए। मैं तो एक बात से विचलित हूं, यदि इसी तरीके से कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, ये कितना झकझोर देने वाला शब्द है, और नारी की गरिमा के खिलाफ इससे बड़ा और क्या अपराध हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के पूरा समाज आज उठ करके खड़ा है कि नारी के साथ इस तरीके की घृणित सोच तक के भी खिलाफ है समाज। मतलब यदि सोशल रिएक्शन जाहिर किया जाए तो हमारी एक बेटी बहन जो भी है वो ये कहती है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, मेडिकल करवाती है, कलमबंद बयान करवाती है, तो क्या वो जो मेडिकल है वो झूठा है? और कलमबंद बयान पहले मजिस्ट्रेट के बाद बयान देते हो, फिर दूसरा बयान देते हो, तो इससे क्या पूरी गरिमा, जो एक लड़ाई है ये बलात्कार जैसे राक्षस के खिलाफ, जो महिला समाज की लड़ाई है या पूरे समाज की लड़ाई है, क्या वो एक इससे कमजोर नहीं हो रही? और मैं तो सभी सामाजिक संगठनों से, महिला संगठनों से सबसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि ठीक है, मैं राजनीति में हूं, भैया अपराध है तो मेरे खिलाफ भाई करो, सब तरीके के षड्यंत्र करो, जो भी षड्यंत्र कर सकते हो, लेकिन उस षड्यंत्र में एक नारी का उपयोग करना, इस पर मैं समझता हूं कि पूरे देश के अंदर एक बहस होनी चाहिए, एक बहस होनी चाहिए। इसको छोड़ दीजिए कि वो क्या कह रही हैं, चलो भाई जांच कर लो ना, जो करना है। दिल्ली भी तुम्हारी, पुलिस भी तुम्हारी, सरकार भी तुम्हारी, महिला भी तुम्हारी, जो कुछ करना है। और भी दूसरी बात ये, भाजपा मेरी समझ में नहीं आ रही है, देश में सरकार चला रहे हो, चलो मुझसे प्रतिद्वंदिता है, एक मुझको तुम अबजस्त करना चाहते हो, मुझे राजनीतिक रूप से समाप्त करना चाहते हो, बात चलो मान ली, मगर उसके लिए कुछ तो स्तर रखो, कुछ तो स्तर रखो, कुछ मापदंड तो होना चाहिए, कुछ तो मापदंड होना चाहिए। 2003 में या 4 में जब भी वो कांड हुआ था, बताया जा रहा है वही महिला है इस बार भी, है? तो भाजपा के लोगों ने जो कुछ कहा है, या तो भाजपा कहे कि उस बार हमने गलत कहा है, माफी मांगे ना राज्य के लोगों से, माफी मांगे ना उस बार क्या कहा है। और उस व्यक्ति के लिए भाजपा के नेताओं ने क्या कहा है, उनके एक नेता ने तो यहां तक कहा है और सोशल मीडिया में वायरल हुआ है कि यदि कहीं से कोई महिला भागती है तो लोग जो है फला आदमी का नाम ढूंढते हैं कि कहीं उसके साथ तो नहीं भाग गई है या उसके घर में तो नहीं चली गई है। मतलब क्या, और वो वाइस प्रेसिडेंट है यार, भाजपा के पास मुझसे लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं रह गया। अब वो इस समय इस अस्त्र को ले आई है, एक नया अस्त्र ले आई है, पता नहीं बलात्कार अस्त्र कहा जाए इसको या क्या अस्त्र कहा जाए। पहले राष्ट्रपति शासनास्त्र, दल बदल, सीबीआई, बजट उड़ाओ, कई तरीके का अस्त्रों का इस्तेमाल किया, अब ये नया अस्त्र ले आई है। रावत जी, बातचीत के सिलसिले को अभी यही विराम देते हैं और लेते हैं छोटा सा ब्रेक। के न्यूज की खबर पर एक बार फिर लगी मुहर, स्वामी के ठिकाने की के न्यूज ने दिखाई थी खबर। खबरों की खबर में सबसे पहले बात करते हैं, के न्यूज की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। के न्यूज की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। कभी मायावती के साथ हाथी की सवारी करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अब कमल का साथ देंगे।
एस्ट्रो महर्षि में 10, 11 और 12 को देखिए वास्तु शास्त्र पर विशेष प्रोग्राम रोजाना सुबह 7:30 बजे सिर्फ के न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रावत जी। और जो 18 मार्च को हुआ वो आप सबके सामने है, हम सबके सामने है। तो कुछ लोग एकदम से 18 मार्च को बागी हो गए या अपने किसी लक्ष्य को साधने के लिए दूसरी तरफ चले गए। आप मुख्यमंत्री थे, आज भी हैं, तो इतना बड़ा इंसिडेंट होने वाला है, ये इल्हाम था? इधर ये इल्म था? नहीं तो 1.5 साल से सरकार गिराना चाहते थे। आप कांग्रेस के विधायकों से पूछ करके देखिए, ये तो जब हम लोग वहां गए थे, गैरसैंण में पहला सत्र किया था, तब भी इन्होंने गिराने की कोशिश की थी। ये लोगों को जुटा नहीं पा रहे थे, पैसा जुटा नहीं पा रहे थे। इस समय भाजपा को लगा अचानक कि नहीं, हमको ये कर देना चाहिए, और भाजपा ने खरीद फरोख्त की। भाजपा का पैसा लगा है इसमें, कहीं कोई शक थोड़ी है, शक थोड़ी है। लोगों ने कहा है। और यदि इस सारी चीजों की जितने एक्टर्स हैं इसमें, भाजपा में भी, कांग्रेस के अंदर भी, यदि सबकी कॉल डिटेल्स आदि सब खंगाली जाए और सारे बयान पूरे उसका जांच की जाए, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। राव जी, चुनाव तो अब सामने ही है लगभग, और ये जो 8-10 लोग गए हैं, तो इनके क्षेत्र में अपना विकल्प, मजबूत विकल्प है या पार्टी तैयार कर रही है? कैसे ये डैमेज क्षेत्र में कैसे कंट्रोल होगा? देखिए, इन क्षेत्रों में हम जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस के लोगों के मन में भी आक्रोश है, और जिनका ये प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनके मन में भी आक्रोश है। तो वो तो जानते हैं ना क्यों गए हैं ये। राज्य के लोगों में एक बात के प्रति सख्त गुस्सा है कि हमारे राज्य को दल बदल, और वो भी पैसे के जरिए, ये कहां ले जाकर के राज्य को छोड़ेगा। राजनीतिक अस्थिरता की शुरुआत हुई है, ये तो बचा लिया तूफान की मौज ने, नहीं तो इन्होंने तो राज्य का ही, मेरा सफीना डुबोते डुबोते राज्य का सफीना डुबो दिया था। अब तो कोई भी व्यक्ति कभी आएगा, नाराज होगा, 3-4 विधायक दल बदल की धमकी देंगे, न दल बदल कर लेंगे, सरकारें गिरा देंगे। हमारे राज्य के अंदर एक बड़ा खतरनाक विषाणु घुस गया है। इसका निदान यहाँ की जनता 2017 में देगी, नहीं तो फिर पछताएंगे हम यदि नहीं देंगे। एक बड़ी चर्चा बाहर रहती है, ऐसा कहीं किसी राज्य में या कहीं देखा नहीं गया। आप मुख्यमंत्री हैं और आप ही के दल के अध्यक्ष मंत्रिमंडल के पीछे लाठी लेकर पड़े रहते हैं, इनकी संपत्ति दिखाओ, उनकी सार्वजनिक करो, उनका ये करो। एक कोऑर्डिनेशन का आपको नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। यदि जिस घर का चौकीदार सजग रहेगा तो घर में घर ठीक रहेगा, सचेत रहेगा। मैं तो अपने अध्यक्ष को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो कोई और नई बातें सोचें और कहें, ताकि हम लोग सचेत रहेंगे। उसमें क्या हर्ज है, क्या हर्ज है। यदि हम पार्टी से ही शुचिता कर देंगे, चना खाएंगे, कांग्रेस को लाएंगे वाला सिद्धांत अपनाएंगे, तो चुनाव में कम से कम खर्चों में होगा। नहीं, वो निगरानी तो आप भी कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, तो आपके निगरानी तंत्र पर संगठन का क्या भरोसा? पार्टी का निगरानी तंत्र प्रभावी होता है, और सरकार के ऊपर चेक रखना पार्टी का ही दायित्व है। और मैं बहुत आभारी हूं कि यदि पार्टी बिल्कुल सजग तरीके से देखे, और मैं तो कहूं कि माइक्रोस्कोप लेकर के देखिए और जांचिए चीजों को जो है। राव जी, एक बार मेरी मुलाकात आपसे हुई थी और आपने कहा था कि अपनों से बचे तो 45 सीटें जीतेंगे। मैंने ये कहा था कि यदि अपने ठीक करेंगे, यदि बागी होकर के नहीं लड़ेंगे और हम समन्वय कर पाएंगे, तो कोई ताकत नहीं है जो हमको 45 और 50 के बीच में आने से रोक लेगी। अपनों में अभी कुछ संदेह है? देखिए, वो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं लोगों की, और उन महत्वाकांक्षाओं के लिए कुछ लोग गलती कर सकते हैं। वैसे हर बार गलती करते हैं लोग, फिर वापस आते हैं। क्या आपको लगता है कि चुनाव से ठीक पहले सीबीआई का दुरुपयोग करेंगी भाजपा की सरकार? पक्का करेगी, अभी कर रखे हैं, क्योंकि ये सदुपयोग है जो कर रखा है। एक बात बताओ, क्या है उसमें?
कोई क्राइम तो तब होता है ना जब मैं कुछ लेन देन कर रहा होता। सुप्रीम कोर्ट ने दलीप सिंह जूदेव वाले मामले में कहा है कि कोई व्यक्ति ताजमहल बेचने आया था, मैंने उसको लाल किला बेच दिया। तो एक जमा खर्च तो है। एक व्यक्ति कह रहा है मैं तुम्हारे लिए सारे पैसे का इंतजाम कर दूंगा, उसकी जांच नहीं हो रही है, भैया तू कहां से पैसा लाएगा? जांच मेरी हो रही है, जो कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, जो करो तुम करो। दूसरे के पैसे में कोई दान हो रहा है? क्या है भैया? कोई कहीं एक सेंटेंस भी हो कि मुझे विधायक चाहिए, मैं कोई कह रहा हूं, मैं कोई मोल भाव कर रहा हूं और किसी विधायक से कर रहा हूं, वो आर यू स्टिंग का मूल सिद्धांत है कि कोई अनजान व्यक्ति करता है, क्या घटनाक्रम होगा किसी को मालूम नहीं रहता है। इसमें दो एक दूसरे को जानने पहचानने वाले लोग मिल रहे हैं, उनकी बातचीत हो रही है, वो बातचीत स्टिंग कैसे हो सकती है? और यदि कुछ है इसमें बातचीत में तो इंटरप्टेंट है। एक व्यक्ति बार बार किसी के गले में कुछ डाल रहा है, उसे कुछ उगलवाने की कोशिश कर रहा है, कुछ कह रहा है, बार बार कह रहा है। और मैं आपको याद होगा जो पत्रकार यहां कवर करते हैं, मैंने पहले दिन ही कहा जब कोर्ट का पहला निर्णय हमारे पक्ष में आया है कोर्ट से, तो मैंने कहा बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी? जब शक्तिशाली लोग चाहते हैं गरीब की झोपड़ी कभी बड़े लोगों के बगल में बची है, मैं तो गरीब आदमी हूं, कब तक झोपड़ी बचेगी? जिस दिन तक भगवान की कृपा है, इष्ट देवता की कृपा है, जनता की कृपा है, कोर्ट की न्याय की कृपा है। न्याय का देवता जब तक न्याय सुन रहा है तब तक बचे हुए हैं। इसलिए मुझे कोई न मुगालता है न कुछ है, हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। रावत जी, बड़ा लंबा कैरियर है आपका राजनीति का, बहुत तजुर्बे हैं और जूझना आपकी प्रवृत्ति में हमेशा शामिल रहा है। तो एक एनालिस्ट के तौर पर आप ये बताइए कि चुनाव के बाद का सीन क्या रहने वाला है? आपका लक्ष्य कितना है और क्या कैसे प्राप्त करें? देखो, यदि ये मुझे तंग करेंगे और कहीं भगवान ने इनको मति दी, हथगड़ी और दीड़ी पहनाने की कोशिश करेंगे तो कांग्रेस 50 आएगी। और यदि ऐसा ही रहा तो हम 40-45 के बीच में स्ट्रगल, यानी पूर्ण बहुमत के साथ आप आएगा पूर्ण बहुमत। अब इस समय कोई सवाल ही पैदा नहीं होता पूर्ण बहुमत न आने का। भाजपा ने खुद तय कर दिया। भाजपा आज उनका व्यवहार जो है एक कटकनी बिल्ली की तरीके से है जो केवल झपटना जान रही है। सुबह उड़ते हैं तो एक ही काम करते हैं, हमारे खिलाफ कुछ न कुछ फिल्थ गंदगी उछालने का। राष्ट्रीय पार्टी है, तुम्हारा कोई डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, किसी पर कोई काम नहीं है, कोई सोच नहीं है तुम्हारा, किसी पॉलिटिकल एजेंडा, किसी को गाली देना, किसी को भला बुरा कहना, आंख बंद करके किसी के पीछे पड़े रहना, ये किसी राजनीतिक दल का एजेंडा हो सकता है? तो भाजपा यहाँ राजनीतिक दल के रूप में काम नहीं कर रही है। भाजपा यहाँ जो है गाली गलौज पार्टी के रूप में काम कर रही है। तो लोग कहाँ से कुछ कर पाएंगे? उन्होंने अपना खेल खुद ही बिगाड़ लिया है। और अब ये जो विशेषज्ञों के साथ जुट गए हैं, क्या आप ये समझते हैं जो कुछ ये 1-2 दिन के अंदर हुआ है, क्या लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आ रही है? जब कल को लोगों को मालूम होगा ये तो वही महिला है जिस महिला ने 2003 में यहां की राजनीति को हिलाया था, तो लोग ये नहीं सवाल करेंगे कि यही पहलवान बार बार क्यों फंस रहा है, वही इस चक्कर में क्यों आ रहा है? क्या लोग और गहराई तक नहीं जाएंगे? और गहराई तक नहीं जाएंगे। और जितने गहराई तक जाएंगे वो व्यक्ति फंसेगा नहीं फंसेगा मैं नहीं जानता, भाजपा जरूर इस दलदल में फंस जाएगी। अब क्या जवाब है उनके पास अपने वाइस प्रेसिडेंट के उस बयान का, भाजपा के पास जो उसने सार्वजनिक रूप से दिया है, जो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है? क्या जवाब है भाजपा के पास
कि आपने विधानसभा कई दिन तक नहीं चलने दी इन लोगों के लिए, तो लोगों की स्मृति इतनी कमजोर नहीं है कि लोगों को ये मालूम ना हो। लोगों की स्मृति इतनी कमजोर नहीं है कि लोगों को ये मालूम ना हो कि भाजपा ने इन लोगों के ऊपर क्या क्या आरोप लगाए थे। जो हमारे साथी हैं, इन पर विधानसभा नहीं चलने दी, कई बार कई आरोप लगाए, खनन घोटाला, आपदा घोटाला, आम बाग घोटाला, दाम बाग घोटाला, और क्या 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 नहीं लगाए, पॉलीथीन घोटाला, बीज घोटाला, है? सब तो लगाए। आपको और अब मुझसे कह रहे हैं फांस रहे हैं। किसको फांस रहे हो भैया? एक बात बताओ, इस राज्य के अंदर मुझको, उस व्यक्ति को आप चमत्कारिक व्यक्ति से कम क्या कहेंगे जो व्यक्ति एक गांव से आकर के यहां आकर के 200 एकड़ जमीन का मालिक बन जाए। हमारे पास तो 1 एकड़ जमीन नहीं भैया, और लोगों से दुगने समझे राजनीति में। राव जी, पिछले 2-3 साल से आपने भी काफी प्रयास किए, केंद्रीय वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री को तमाम चिट्ठी पत्री लिखी, बहुत पत्राचार हुआ, जाके भी मिले। तो जो फाइनेंशियल सपोर्ट का आप बीच बीच में जो इशू उठाते रहे, उसकी क्या स्थिति है? आपको क्या लगता है कितना मदद हो रही है? देखिए, कुछ तो होता है, रेगुलर सिल पर पड़त निशान, तो हम भी जो है करते रहते हैं प्रयास, और मिला है, ऐसा नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूंगा, देखो जब हमने विशेष राज्य का दर्जा इन्होंने छीन लिया था 14वें वित्त आयोग के बाद, जब बार बार कहा तो रेस्टोर किया, फंडिंग पैटर्न रेस्टोर किया है, ऐसा नहीं है। मगर जितना हमको लॉस हुआ है 14वें वित्त आयोग से के सिफारिशें लागू होने से, उसकी भरपाई नहीं हो पा रही थी, उसको हम बार बार उठाते रहे। और मैं आभारी हूं वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने कहा है कि नहीं, हम इसकी भरपाई करेंगे। कोश्यारी जी तो चोरी कहते हैं कि 45,000 करोड़ मिलेगा, 50,000 करोड़। ये तो भाजपा के पहलवान ऐसे हैं। अब क्या जवाब है इनके पास? मुझको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। वित्त मंत्री जी ने खुद जो है उसमें कह दिया, अंतर राज्य परिषद के अंदर जो है, तो उसमें सबके सामने कहा है, तो माना है उन्होंने कि उत्तराखंड को नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई करेंगे। अच्छा, बीच में जब हमने कुछ मामला उठाया, तो जिस समय गवर्नर शासन लग ही रहा था, उसे 1-2 दिन पहले ही हमको 300-400 करोड़ रुपया मिला। अभी फिर गया हूं प्रधानमंत्री जी के पास, मुझे उम्मीद है कि कुछ हमको आपदा में भी देंगे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा। जो है चीजें पहले से बेहतर जो है वो है। और देखिए, जो उनके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, सड़क मंत्री हैं, उन्होंने काफी उदारतापूर्वक हमारी कुछ कहा है। बल्कि मैंने एक फेरिस्त अभी उनके पास नेशनल हाईवेज की प्रस्तावित करके भेजी है, उम्मीद कर रहा हूं कि उसको करेंगे। मैं बीच में बराबर कोशिश करता रहा कि भाई, हमने पीएमजीएसवाई में हमने बड़ा एक लंबा प्रपोजल दिया, 189 सड़कें एक साथ हम क्लियर करवा करके लाए। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, ये जरूर है कि जो घाटा है हमारा फंड के फ्लो में, उसकी प्रतिपूर्ति अभी बाकी है। वही सवाल हम उठाते हैं, देंगे तो हम सबके सामने कहेंगे। आपका बहुत धन्यवाद जी, आपने समय निकाला। तो यह था कार्यक्रम एक मुलाकात, और मैं अगले बार फिर मिलूंगा किसी शख्सियत के साथ। मैं हूं देहरादून से अजीत सिंह राठी।